ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारा फिजिक्स पढ़ने का सिस्टम क्या है। थोड़ा सा 11th से सिस्टम हल्का सा अलग है, क्योंकि 11th की फिजिक्स किसी और पैटर्न पर है, 12th की फिजिक्स किसी और पैटर्न पर है। तो 12th की फिजिक्स थोड़ा सा फर्स्ट बुक के अंदर यानी टर्म 1 के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे आप लोगों से क्या चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया आप लोगों के सिलेबस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए बेटा, 12th फिजिक्स का जो आपका बोर्ड एग्जाम है, पहले मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। ये आपका थ्योरी का जो एग्जाम है 70 मार्क्स का है स्टूडेंट्स, ठीक है। थ्योरी का एग्जाम आपका 70 नंबर का है, 30 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल है। अब सीबीएसई के अगर हम लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो 12th फिजिक्स को इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। जो अभी तक की अपडेट हमारे पास में जानकारी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। फर्स्ट टर्म है आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव और सेकंड टर्म है आपका कंप्लीटली सब्जेक्टिव, ठीक है बेटा। फर्स्ट टर्म की जो वेटेज है, जो इसका पेपर आता है वो 35 मार्क्स का आपका पेपर आता है, सेकंड पेपर भी आपका 35 मार्क्स का है। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि इसे करने के लिए आप लोगों को मिलेगा 1.5 आवर्स और इसे करने के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे, ठीक है। टर्म 1 के अंदर आपकी 12th की फर्स्ट बुक आती है बेटा, एग्जाम के अंदर फर्स्ट बुक, यहां फर्स्ट बुक पढ़ेंगे पूरे टर्म 1 में और यहां आप लोग पढ़ेंगे सेकंड बुक, ठीक है। अगर सच्चाई बताऊं तो सेकंड बुक बहुत आसान है, फर्स्ट बुक थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है इसके अंदर, कॉन्सेप्चुअल काम बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को इसके अंदर, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फर्स्ट बुक में हमारा सिलेबस क्या क्या है। बेटा सबसे पहली यूनिट है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब से लेकर अगले 60 दिन तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ने वाले हैं। ये आपकी 12th की फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट है। नंबर 2 यूनिट है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड यूनिट है आप लोगों की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। चौथी यूनिट है आप लोगों की ईएमआई एंड एसी, ईएमआई एंड एसी। ईएमआई का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। जो फर्स्ट 2 यूनिट है आपकी ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग 17 मार्क्स की है और जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग 18 नंबर की है। कुल मिलाकर ये हो गए आपके 35 मार्क्स, ठीक है। ये आपका टर्म 1 का सिलेबस है बच्चों। अब टर्म 1 के सिलेबस की नीट एग्जाम में और मेंस एग्जाम में क्या वेटेज है ये भी हम लोग जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की, जेईई मेंस एग्जाम की। बेटा मेंस के एग्जाम में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, इनमें से करने होते हैं आपको 25, 5 की इंटरनल चॉइस होती है आपके पास में। अब 25 क्वेश्चन में से लगभग 13 क्वेश्चन आते हैं आपके 12th से और फिर 12th के टर्म 1 से आते हैं आपके लगभग 7 प्रॉब्लम। यानी टर्म 1 का जो सिलेबस आप पढ़ेंगे उसमें आपके जेईई मेन के 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे, कोई पॉइंट आपका नहीं बचेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीट एग्जाम की। जो बच्चे हमारे साथ में नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टोटल नीट के अंदर आते हैं 50 क्वेश्चन, 2 सेक्शन बना दिए गए हैं नीट के अंदर। सेक्शन ए में आते हैं 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में आते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 35 में से 35 ही करने होते हैं और सेक्शन बी में 35 में से कोई 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। यानी कुल मिलाकर फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 में से 23 क्वेश्चन आते हैं 12th के और 22 क्वेश्चन आते हैं 11th के। और इन 23rd में से भी लगभग 13 क्वेश्चन आपके टर्म 1 से आते हैं जो आप टर्म 1 का सिलेबस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी टर्म 1 में जो नीट की वेटेज है वो 13 क्वेश्चंस की है,
और जेई के अंदर जो वेटेज है 12th के टर्म 1 की वो आपकी 7 क्वेश्चन की है और ये आपका बोर्ड का पैटर्न है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब ये जो नीट का एग्जाम और मेंस का एग्जाम जो एजेंसी कराती है उसका नाम है एनटीए, और एनटीए अपनी वेबसाइट के ऊपर साफ साफ कहती है कि चाहे आपको बोर्ड एग्जाम देना हो, आपको मेंस देना हो या आपको नीट देना हो, आपको एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, आपको फोकस करना है कंप्लीटली एनसीईआरटी के ऊपर। अब उसमें एनसीईआरटी खाली एक नहीं होती है, एनसीईआरटी 3 बन गई है अब आपके पास में। खाली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई है, और अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ कुछ और एडवांस प्रॉब्लम उसके अंदर डाल दी है। मतलब कुल मिलाकर 3 एनसीईआरटी आपके पास में हो गई। आपको इन तीनों में से कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो एनसीईआरटी पर आपको अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा। और मेरा भी प्राइमरी टास्क यही रहेगा, मेरा भी प्राइमरी पॉइंट यही रहेगा कि मैं आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराऊं। कोई पॉइंट एनसीईआरटी का बचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जो आपसे या मुझसे बच जाए। सारे क्वेश्चन हमें कवर करके चलने हैं। अब हमारा तरीका क्या रहेगा, कैसे हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। हमारे पास में जो फर्स्ट यूनिट है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चूंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि टर्म 1 इस बार भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा या सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो कोविड की वजह से ऑब्जेक्टिव था। हो सकता है कि इस बार सब्जेक्टिव कर दे ये लोग, तो हम लोग पहले तो सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़कर चलेंगे। डेरिवेशन, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स सब कुछ हम करके चलेंगे, ठीक है। अब तरीका हमारा ये होगा कि मैंने जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी यूनिट का नाम है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बेटा फर्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज। एक पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ना सब कुछ जानेंगे, पूरी थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को खुद लिखवाऊंगा। उसके बाद इसके ऊपर जितने भी सवाल बन सकते हैं न्यूमेरिकल, चाहे वो बोर्ड लेवल के हो, मेंस लेवल के हो, नीट लेवल के हो या एडवांस लेवल के हो, मैं खुद आप लोगों को सारे सवाल कराऊंगा। मतलब 12th के अंदर मैं बच्चों को सिर्फ इतना काम देता हूं कि जो मैंने आपको करा दिया यहाँ पर वो आपका बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए अच्छे तरीके से। उसमें कोई एक ऐसा क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप लोगों से ना आता हो। उसे करने के बाद जहां से तुम्हारी इच्छा, एससी वर्मा करना चाहते हो एससी वर्मा करो, इरोडोव करना चाहते हो इरोडोव करो, जहां से तुम्हारी इच्छा वहां से क्वेश्चन ट्राई करो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई भी सवाल अटकना चाहिए। लेकिन ये जो मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज यानी टॉपिक पढ़ाने के बाद में जो सेल्फ इलस्ट्रेशंस कराऊंगा, खुद के बनाए हुए सवाल मैं आप लोगों को कराऊंगा, इनमें किसी में भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सारे सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। समझ आ गई बात? 2 कॉपीज आप लोगों को तैयार करनी है, क्लास वर्क, होमवर्क। क्लास वर्क में आप अपनी थ्योरी, क्वेश्चंस, एग्जाम्पल सब लिखकर चलेंगे। होमवर्क कॉपी के अंदर जो होमवर्क आपको यहाँ से दिया जाएगा वो आपको तैयार करना है। वो मैं आपका डेली बेसिस पर या 2 दिन में ऑल्टरनेट बेसिस पर चेक करूंगा। हफ्ते वाइज उसकी रिपोर्ट बनेगी और आपके पेरेंट्स के साथ में कांटेक्ट रहेगा हमारा। ध्यान रखिएगा इस बात का। एवरी सैटरडे आपका टेस्ट होगा, चाहे मैं आपको बताऊं या ना बताऊं। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है, एवरी सैटरडे आप लोगों का टेस्ट है। समझ आ गई बात? ये हमारा सिस्टम है जो आप लोगों को फॉलो करके चलना है। अगर आप इसे फॉलो करके चलेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों की फर्स्ट यूनिट, 12th फिजिक्स। टर्म 1, यूनिट नंबर 1। करें स्टार्ट, ठीक है। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब तक मैं ना कहूं लिखना नहीं है, पहले मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना है 2 वर्ड से मिलकर। बेटा एक का मतलब है हमारे पास में इलेक्ट्रो, दिख रहा है आप लोगों को, और सेकंड है आपके पास में स्टैटिक्स। ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये जनरली यूज किया जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और ये जो स्टैटिक्स वर्ड है ये जनरली यूज किया जाता है रेस्ट के लिए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कलेक्टिवली मीनिंग बन गया है, कलेक्टिवली इसका मीनिंग बन गया है इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट। इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट। देखो एक टर्म होता है, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा वर्ड है जो आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। भाई एक टर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एटम। एटम के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में जो पार्टिकल चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल। उस पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है, उस पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को हम कई बार चार्ज का नाम भी देते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यह है कि चार्ज इन रेस्ट या इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, यानी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं और मैं रेस्ट में हूं, मैं रुका हुआ हूं, तो रेस्ट में रहकर मैं जो जो प्रॉपर्टी शो करूंगा, जो जो प्रॉपर्टी मैं शो करूंगा, मेरे अंदर से जो रेडिएशन बाहर निकलेगी, मैं अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाऊंगा, मैं अपने चारों तरफ जो एनर्जी बनाऊंगा, उन सब की स्टडी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उम्मीद है कि पहली जो यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, डन। स्टैटिक्स मीन्स इन रेस्ट। सो कलेक्टिवली मीनिंग बन गया है इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में है। और रेस्ट में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन जो जो प्रॉपर्टी शो करेगा, जो भी प्रॉपर्टी शो करेगा, वही आप लोगों की कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैं चैप्टर पढ़ाना आगे स्टार्ट करूं और बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊं, मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी इस चैप्टर की शुरुआत कहां से हुई है। बैठ जाइए बेटा। इस चैप्टर की शुरुआत कहां से हुई है, ध्यान से सुनिएगा जरा। अगर मैं आपसे 1500 या 1600 साल पहले पहुंच जाऊं, तो उस समय साइंटिस्ट तो नहीं होते थे। 15वीं सेंचुरी में पहुंच गए हम लोग, उस समय साइंटिस्ट नहीं होते थे। साइंटिस्ट का ये जो चलन है ये 14वीं सेंचुरी के बाद में आया है। 15वीं सेंचुरी में होते थे फिलोसफर, जो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, ओनली ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर अपनी बात कह देते थे। मान लो कि मैंने इस बच्चे को यश को ऑब्जर्व कर लिया और अपनी कोई भी बात यश को ऑब्जर्व करके कह दी, इसे बोल देते फिलॉसफी। तो भैया एक बहुत ही बड़े फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम है थेल्स। थेल्स ने अपनी एक थ्योरी दी। थेल्स ने ये कहा कि ऐसा है कि जब आप दो बॉडीज को आपस में रबिंग कराते हैं, घिसते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रबिंग कराते हैं, तो रबिंग कराने से उनके बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आपने देखा भी होगा, एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है तो स्पार्किंग बनती है या नहीं बनती है। आसान शब्दों में कहें तो वही बात है, जब दो बॉडीज को आप एक दूसरे के ऊपर रबिंग कराएंगे तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम नाम देते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, रबिंग इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और उस इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने के बाद बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो बॉडी की छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ये जो प्रॉपर्टी है, थेल्स ने इसी को चार्ज का नाम दिया। यानी चार्ज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था थेल्स ने 15वीं सेंचुरी के अंदर। तब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, कोई प्रोटॉन नहीं था, कोई न्यूट्रॉन नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था, कोई सब्सटेंस नहीं था, कोई मॉलिक्यूल नहीं था, कुछ नहीं था। थेल्स ने कहा कि भैया ऐसा होता है, आप एक मार्कर लो, मार्कर को किसी के ऊपर ऐसे रबिंग कराओ, और रबिंग कराने से क्या होगा, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जिसे हम नाम देंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, रबिंग इलेक्ट्रिसिटी। या देखो यार, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि मैं किसी भी चीज को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करूंगा, और वो रिपीट करने का मकसद सिर्फ इतना होगा कि आप क्लास के अंदर बैठकर ही उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद कर ले। अगर मैं आपसे पूछता हूं ना, तो मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है। एक टीचर को सिर्फ क्या चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है ना, वो ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं और रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। इस चैप्टर की शुरुआत हुई 15वीं सेंचुरी से। साइंटिस्ट का नाम है थेल्स, साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते, फिलोसफर का नाम है थेल्स। थेल्स ने यह कहा कि जब दो बॉडीज को रबिंग कराएंगे तो रबिंग कराने से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रिसिटी का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या रबिंग इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने के बाद बॉडी के अंदर दूसरी छोटी छोटी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी प्रॉपर्टी को नाम देते हैं चार्ज का। आपने छोटा सा एक एग्जाम्पल देखा होगा यार, हम कई बार क्या करते हैं कि पेन को अपने हेयर्स के साथ में ऐसे रबिंग कराते हैं और छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, तो वो जो पेपर के पीसीज होते हैं ना, वो हमारे पेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखा है कभी इस तरीके से होता है? तो थेल्स ने इसी प्रॉपर्टी को चार्ज का नाम दे दिया, ठीक है। अब 15वीं सेंचुरी से सीधा 18वीं सेंचुरी में देखो कितने समय के बाद
लगभग 1300 साल के बाद में अमेरिका के एक प्रेसिडेंट रहे हैं, नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। जैसे हमारे यहाँ अब्दुल कलाम साहब है, साइंटिस्ट भी हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ऐसे ही अमेरिका के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन है, साइंटिस्ट भी थे और प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अब मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आप दो बॉडीज को रबिंग कराओगे ना ऐसे, तो एक बॉडी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी पर शिफ्ट हो जाएंगे। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे एक्सेस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी थेल्स की बात अपनी जगह पूरी तरीके से करेक्ट थी, बस थेल्स उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन था ना वो नहीं दे पाया, और वो रीजन दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और बेंजामिन फ्रैंकलिन की थ्योरी का नाम है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अब आप ये देख लीजिए कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हुई है। ये हमें अपनी कॉपी में लिखना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किसी भी यूनिट की शुरुआत कहां से हुई, पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने इसके ऊपर काम किया, दूसरा कौन था, और फिर हम किस तरीके से आगे की तरफ बढ़े। अब बताइए कि थेल्स की थ्योरी आप लोगों को समझ आ गई क्या? कब किया थेल्स ने काम? 15वीं सेंचुरी में। दो बॉडीज को रबिंग कराने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या नाम है उस इलेक्ट्रिसिटी का? रबिंग इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर मैं मार्कर को किसी के साथ रबिंग कराकर एक डस्ट से भरे हुए रूम में ले जाऊं, तो ये मार्कर डस्ट के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने ऊपर मोटी सी एक डस्ट की लेयर बना देगा। समझ आ रही है बात? तो मार्कर की इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया थेल्स ने चार्ज का। काहे का नाम दिया? और बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि देखो यार, थेल्स की बात अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, थेल्स ने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि दो बॉडीज को रबिंग कराने से क्या होता है। देखो, हर बॉडी ना स्ट्रांग नहीं होती है, हर बॉडी वीक नहीं होती है। किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं और किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। जब आप दो बॉडीज को रबिंग कराते हो तो जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर पहुंचते हैं वहां आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे चैप्टर का कोई पार्ट तो नहीं है, ये हमारे चैप्टर का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको सिर्फ ये बात इसलिए बताई, अगर आपको साइंटिस्ट के नाम भी याद रह गए तो मेरे लिए बहुत है कि पहली शुरुआत थेल्स ने करी, दूसरी शुरुआत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी। अब दोबारा से हम अपनी यूनिट पर लौट कर आ जाते हैं। डोंट अलग होकर बैठो उससे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा क्लास के अंदर मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं चाहिए। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स स्टैटिक्स मीन्स यानी इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन जो जो प्रॉपर्टी शो करेगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या यूनिट का नाम सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? फादर ऑफ यूनिट कौन है? थेल्स। कौन है? और थेल्स के बाद जो अगले साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है? बस ये तीन बातें बतानी थी मुझे, और मुझे लगता है कि तीनों बातें आपको क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज इन रेस्ट। फादर ऑफ यूनिट है थेल्स, और थेल्स के बाद अगले साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। डन? एनी प्रॉब्लम? अभी लिखना नहीं है, ठीक है? आप लोगों को थोड़ा सा बता दो फिर आप लोगों को लिखवाऊंगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद बेटा अगला नंबर आता है हमारे पास में चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? आप चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? तो चार्ज की हमारे पास कई सारी डेफिनेशन है। एक किताबी डेफिनेशन भी है और एक ऐसी डेफिनेशन भी है जिसे सुनकर आपको समझ में आएगी बात कि हाँ एक्चुअल में चार्ज क्या होता है। पहले किताबी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। किताबी डेफिनेशन ये है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द बॉडी विच शोज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज किसी भी बॉडी से जुड़ी हुई वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है। ये तो किताबी डेफिनेशन हो गई। असल में चार्ज क्या है? आप देखिए असल में चार्ज क्या है। मैं अगर ये कहता हूं कि ये मेरे पास में एक बॉडी है, ठीक है बेटा,
और मैंने कहा कि इस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी इस बॉडी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने का मतलब यह है कि इस बॉडी पर इतना चार्ज है प्लस के 2e, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E और 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस के 2e। तो चार्ज की वो डेफिनेशन जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं वो ये है, द एक्सेस इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना या इलेक्ट्रॉन का कम होना, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का क्या होना, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा होना या नॉर्मल कंडीशन से क्या होना, कम होना, इसी को हम क्या नाम देते हैं। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि भाई मेरे पास में एक बॉडी है, देखिएगा बेटा ध्यान से, कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, कनिका 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? लेकिन मैं अगर एक और नेगेटिव यहां लगा देता हूं ना, तो आप देखकर ये कहोगे कि सर 3 तो पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, तो 3 पॉजिटिव से 3 नेगेटिव खत्म हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहां पर, बोलो है या नहीं है? हम कहेंगे एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ, इसका मतलब यह है कि इस बॉडी पर -1e का चार्ज है। कितने का चार्ज है? माइनस, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से और इस बॉडी पर -1e का चार्ज है। अब आगे देखिए आप, इन्हें बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं? कई बार पॉजिटिव का साइन ना बनाकर ये ऐसे गोले बना देते हैं, इनका नाम होता है होल्स। होल्स और पॉजिटिव एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग नहीं है। मैंने क्या किया, 4 5 तो बना दिए मैंने होल्स और 3 बना दिए मैंने नेगेटिव। तनुश्री क्या दिख रहा है बेटा? 5 तो पॉजिटिव हैं और नेगेटिव कितने हैं? 3 नेगेटिव हैं। 3 पॉजिटिव से 3 नेगेटिव खत्म हो गए, 2 क्या बच गए आपके पास में, और 2 पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहां पर। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? अरे भैया 5 तो पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है या नहीं है? बोलो कम है या नहीं है? तो इस बॉडी पर +2e चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी चार्ज। फिजिक्स की वो ब्रांच जहां हम स्टडी करेंगे स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब है रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टी को, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन है भाई? फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थेल्स। और जो सेकेंडरी साइंटिस्ट है, मतलब जिन्होंने दूसरे टर्म पे आकर काम किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे? चार्ज को इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना या इलेक्ट्रॉन का, इसी को चार्ज बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जैसे यहां 5 पॉजिटिव है और 5 ही नेगेटिव होते, कितना चार्ज है इस बॉडी पर? कोई चार्ज है ही नहीं, ये बॉडी न्यूट्रल है। कैसी ये बॉडी? और अगर इस बॉडी पर पॉजिटिव ज्यादा हो गए, नेगेटिव कम हो गए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर नेगेटिव ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना और कम होना ही हमारा चार्ज कहलाएगा। क्लियर? बेसिक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए आप मुझे। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं किसी भी टर्म को इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि यार अगर तुम उसे ध्यान से सुन भी लोगे ना क्लास के अंदर बैठकर, तो मुझे लगता है कि इनफ है, मोर देन इनफ है। तुम्हें उससे बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तुम्हारा स्कूल एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तुम बहुत अच्छे से कवर कर लोगे उसे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अब चलिए फर्स्ट हेडिंग लिख दीजिए अपनी कॉपी के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Electrostatics, the branch of physics which deals in the study of properties of stationary charge, the study of properties of
stationary charge. The study of properties of stationary charge. Done? Okay. अब इसके बाद आप लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग. फर्स्ट हेडिंग है आपके पास में चार्ज. हेडिंग लिखिए चार्ज. फर्स्ट हेडिंग है चार्ज. बोले, लिखिए चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with the body. Charge is the property associated with the body which shows electric or magnetic behavior. Which shows electric or मैग्नेटिक बिहेवियर. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर. और करके दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे आप. और करके सेकेंड डेफिनेशन आप लिखेंगे. द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज. The excess or deficiency of electron is known as charge. ठीक है. अब पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे आप. नंबर 1 पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q. नंबर 2 पॉइंट है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट कूलम्ब. कूलम्ब. ओके, डन. अब कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं जो आपको याद होने चाहिए. कुछ फैक्चुअल डेटा है. ठीक है बेटा, गौर से सुनिएगा जरा. सबसे पहली बात हमने आपसे कही कि चार्ज को डिनोट करेंगे कैपिटल Q से या स्मॉल q से. ठीक है. इसकी जो SI यूनिट है बेटा हमारे पास में, SI यूनिट वो है हमारे पास में कूलम्ब. कूलम्ब को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से. और जो दूसरी SI यूनिट है इसकी वो है एम्पियर सेकेंड. ये देखा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूनिट से सवाल आता है यहाँ से, तो यूनिट बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार होनी चाहिए. SI यूनिट है कूलम्ब, अनदर यूनिट है एम्पियर सेकेंड. नेक्स्ट आइए बेटा, अनदर यूनिट देखिए क्या होगी हमारे पास में. अनदर यूनिट ऑफ चार्ज. इतनी यूनिट है कि तुम याद नहीं कर पाओगे. ध्यान से देखो जरा. पहली यूनिट का नाम है स्टैटिक कूलम्ब. क्या नाम है? शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं ESU. ठीक है. दूसरी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसे बोलते हैं साहब EMU. ठीक है. नेक्स्ट यूनिट का नाम है फ्रैंकलिन. देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन को रिवॉर्ड मिल गया, उसके नाम से यूनिट रख दी हम लोगों ने. ठीक है ना. बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर ही चार्ज की यूनिट को रखा गया है फ्रैंकलिन. ठीक है. एक यूनिट का नाम है फैराडे. फैराडे, माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने भी चार्ज के ऊपर काम किया था, तो उन्हें भी रिवॉर्ड मिला, उनके नाम से यूनिट रख दी फैराडे. ध्यान रखिएगा. ठीक है. इसके बाद में है एम्पियर आवर. एम्पियर आवर. और बिल्कुल एक यूनिट अभी लेटेस्ट ऐड हुई है इसके अंदर, इसे बोलते हैं डिबई पर मीटर. डिबई पर मीटर. ये सारी हमारी चार्ज की यूनिट है बच्चों. दो यूनिट तो हो गई. SI यूनिट. SI यूनिट बताओ कौन सी है? कूलम्ब और एम्पियर सेकेंड. कूलम्ब और एम्पियर सेकेंड. डन.
एनी प्रॉब्लम? अनदर यूनिट कौन सी है आपके पास में? स्टैटिक कूलम, ESU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU, फ्रैंकलिन, फैराडे, एम्पियर आवर, डिबाई पर मीटर। डन। अब एक इसके अंदर बड़ी सुंदर बात हमसे पूछी जाती है कि चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सो फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। नोट पॉइंट बनाकर और अंडरलाइन करके अपनी कॉपी के अंदर लिख देना, फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है बेटा हमारे पास में फ्रैंकलिन, सबसे छोटी यूनिट। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बताइए चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? तो फ्रैंकलिन चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। इसके बाद है फैराडे। फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अरे भैया याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है और सबसे बड़ी? अरे ये तो बड़ा आसान था याद रखना, वैल्यूज भी याद रखनी पड़ेंगी आप लोगों को। देखो वैल्यूज क्या है, सुनिए ध्यान से। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ओके, इसके बाद 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU। ठीक है भाई। इसके बाद में है 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। इसके बाद में है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। इसके बाद में है 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम। पूरा इंटरनेट भी छान मारोगे ना तब तुम्हें इतनी यूनिट नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, जितनी यहां तुम्हारे सामने लिखी हुई है। ठीक है, बिल्कुल यूनिट का सवाल इनसे बाहर नहीं जा सकता है। स्टैटिक कूलम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU, फ्रैंकलिन, फैराडे, एम्पियर आवर, डिबाई पर मीटर, ये बिल्कुल रिसेंटली इन्वेंट की गई यूनिट है बच्चों। जस्ट अभी इसे इन्वेंट किया गया है, बहुत समय नहीं हुआ है। डन डन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग सबको क्लियर है? हाँ भाई, इच्छा क्लियर है? क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग, बोलो। इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट और चार्ज इन रेस्ट, या प्रॉपर्टीज शोज बाय द स्टेशनरी चार्ज। प्रॉपर्टीज शोज बाय द स्टेशनरी चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है बेटा? अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ये भी चार्ज है, और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो ये भी चार्ज है। डिनोट विनोट काहे से करते हैं हमने सब आपको बता दिया। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट्स क्या है अच्छे तरीके से आप देख लो, अच्छे तरीके से बिल्कुल। पहली यूनिट है स्टैटिक कूलम, क्लियर। दूसरी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, और डिबाई पर मीटर है, और ये इसका डेटा है। ठीक है, क्लियर। अब अभी बिल्कुल जस्ट आपका काम यह है कि बोर्ड पर जितना डेटा लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए अच्छे तरीके से।